बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट का, सेकंड लेक्चर का रिलेटेड टू IFRS 15 रेवेन्यूज़। और इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी कर रहे होंगे स्टेप्स 1 2 3 4 5, 5 स्टेप टू रेवेन्यू रिकग्निशन मैंने आपको पढ़ाए थे इन द फर्स्ट पार्ट, राइट। उन्हीं स्टेप्स में से कुछ चीज़ें जो मज़ीद हमने डिस्कस करनी है, मज़ीद कवर करनी है। स्टेप 1 से रिलेटेड कुछ मज़ीद पॉइंट्स, 3 मज़ीद पॉइंट्स कवर करेंगे। इसी तरह स्टेप 2 से रिलेटेड कुछ मज़ीद चीज़ें कवर करेंगे, 3 मज़ीद पॉइंट्स हैं। और स्टेप 3 से रिलेटेड 4 मज़ीद पॉइंट्स कवर करेंगे। याद रखिए स्टेप 3 मेरा आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, उससे रिलेटेड और पॉइंट्स भी हैं जो हमने फ्यूचर में करने हैं, ठीक है जी। ये जो चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगा, इसमें से मेजॉरिटी जो है वो आज तक एग्ज़ाम में टेस्ट नहीं हुआ, मेजॉरिटी। इसका मतलब वो फ्यूचर में टेस्ट हो सकता है, लिहाजा मैं आपको एग्ज़ाम क्वेश्चंस के थ्रू नहीं कराऊंगा, मैं आपको अपनी क्लास में एग्जांपल्स बनाता जाऊंगा और उनके थ्रू कराऊंगा, ठीक है जी। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्दर पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टेप 1। 3 पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। एक तो ये सिचुएशन है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस IFRS 15 इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि हम बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेवेन्यू, बट असल में उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि IFRS 15 के मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, IFRS 15 अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेप है। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लब कर देते हैं। वो 4-5 अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, सिर्फ 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट हम उनको सबको क्लब करके कहेंगे नहीं जी ये 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, इसका इकट्ठा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। और फिर अप्लाइंग द पोर्टफोलियो अप्रोच टू अकाउंट फॉर मेनी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें से हमारे पास 100,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे 100,000 कस्टमर्स हैं, उन सब के साथ हमने वही कॉन्ट्रैक्ट किया है, सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या 100,000 के 100,000 के लिए अलग अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड करें? स्टैंडर्ड कहता है नहीं, आप एक ही फॉर्मूला बना के रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच। इसके बारे में भी सीखेंगे, तीनों अप्रोचेस के बारे में सीखेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कि अपेरेंटली लग रहा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है बट असल में वो IFRS 15 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ऐसी क्या सिचुएशन दरपेश हो सकती है, वो चीज क्या है? अगर तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट उसे यूनिलैटरली टर्मिनेट कर दे और दूसरी पार्टी ने आज तक उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी किया है उसको कॉम्पनसेट तक करने का जवाज ना हो उसका, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 के स्कोप में फॉल नहीं कर सकता। दिस विल नॉट फॉल अंडर IFRS 15, ठीक है जी। ये बहुत ही रेयर अकरेंस होगी, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रायल के प्रोडक्ट, ट्रायल की चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं कि जी जैसे सैंपल नहीं होते ट्रायल वाले, वो कहते हैं ठीक है जी हम देखेंगे, एंड दे कुड पे यू, दे कुड नॉट पे यू, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई वो नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें IFRS 15 में फॉल नहीं करती हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये बहुत ही रेयर अकरेंस है, ठीक है, कमर्शियली आपको ऐसा बहुत कम नजर आएगा। बट अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जिसकी कॉमन एग्जांपल है सैम्पल्स वगैरह, ठीक है, जो आपको फ्री ऑफर किए जाती हैं अक्सर। आप स्पेसिफिकली बाहर के मुल्कों में अगर आप वैसे घूम रहे हो तो आपको अगर शॉप्स के ऊपर फ्री सैम्पल्स ऑफर किए जाते हैं, जूसेस के फ्री सैम्पल्स ऑफर किए जाते हैं, मिठाइयों वगैरह के फ्री सैम्पल्स ऑफर किए जाते हैं, राइट। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो IFRS 15 में फॉल नहीं करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो उस पेज पे लिखी हुई थी वो ये थी कि कब आप चीज़ों को क्लब टुगेदर, कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लब कर सकते हैं और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, क्लब इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कब ऐसा होगा कि फ़र्ज़ करें 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हों
बट उनको तसव्वुर किया जाएगा कि ये तीनों एसेंशियली IFRS 15 के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट। फ़र्ज़ करें जी मैंने आपसे एक बिल्डिंग की फाउंडेशन ले करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर उसकी पेंट पेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी फ्लोरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया। हाउएवर हो ये रहा है कि जब मैंने आपसे निगोशिएट किया कि मैं आपसे कितने पैसे लूंगा, तो मैंने आपसे चारों चीज़ों के पैसे इकट्ठे निगोशिएट किए। ठीक है, इसकी निगोशिएशन जो है वो एज अ पैकेज हुई। इसकी जो निगोशिएशन है वो कैसे हुई? एज अ। दूसरा ये है कि ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। बुनियादें ठीक डली होंगी तो स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, स्ट्रक्चर अच्छा बना होगा तो पेंट का फ़ायदा है, ठीक है, फ्लोरिंग का फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और ये ओवरऑल, तीसरी चीज़, ओवरऑल एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसा लगता है। ऐसा है या नहीं? लगता है ना कि एक ही काम है, बेसिकली उसको चार में तोड़ा हुआ है। लग रहा है या नहीं? बिल्डिंग बनाना इज द काम इफेक्टिवली। बिल्डिंग बनाने में तो बहुत से, अब आप ये कहें जी कि आप जो है वो कील मंगवाने का अलग कॉन्ट्रैक्ट करें, कील ठोकने का अलग कॉन्ट्रैक्ट करें, सो आई मीन यू कैन डू एज मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स एज यू लाइक, बट इट इज एसेंशियली वन वन एक्शन। ठीक है, सो स्टैंडर्ड कहता है जहां पे ये तीन खूबियां मौजूद हों वहां पे यू क्लब द फोर कॉन्ट्रैक्ट्स टुगेदर एंड यू ट्रीट देम एज वन कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, इन सब में इकट्ठे करके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई होंगे, इकट्ठे करके ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट की जाएगी, इकट्ठे करके एलोकेशन की जाएगी। हर चीज़ स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान भी हैं। लाइक दिस, लाइक इस पेज पे मैंने जितना कुछ आपको पढ़ाया है एसेंशियली सब आसान है। तीसरा है पोर्टफोलियो अप्रोच। अच्छा, पोर्टफोलियो अप्रोच क्या है? पोर्टफोलियो अप्रोच ये है कि मिस्टर ए को एक पैकेज बेचा था कल टेलीकॉम कंपनी ने। अब फर्ज करें टेलीकॉम कंपनी ऐसे 1 मिलियन पैकेजेस मंथली सेल करती है, सेम ऐसे ही 1 मिलियन पैकेजेस। क्या वो हर सब्सक्राइबर की जो का जो बिहेवियर है कि वो कितने मिनट इस्तेमाल करेगा, कितने एमबी इस्तेमाल करेगा, वो अलग अलग इवेलुएट करे, अलग अलग एस्टिमेट्स बिल्ड करे, या वो सबको कंसोलिडेट करके एक जैसे सब्सक्राइबर्स पे एक ही फॉर्मूला लगा सकती है? आपका क्या ख्याल है? कंसोलिडेट ऑब्वियसली कर सकती है, आई मीन अदरवाइज तो प्रैक्टिकेबल ही नहीं रहेगा। तो क्लब सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स स्लैश कस्टमर्स टुगेदर, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच। ठीक है, और जितनी बड़ी बड़ी, फॉर एग्जांपल जितनी प्रैक्टिकली टेलीकॉम कंपनीज हैं वो ऐसे ही काउंट फॉर करती हैं। ठीक है, वो पोर्टफोलियो अप्रोच ही लगाती हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर लेवल पे अकाउंटिंग थोड़ी होती है, सब्सक्राइबर लेवल पे एस्टिमेट्स थोड़ी बनते हैं। बात समझ आ गई या नहीं? चलिए गुड। स्टेप 1 से रिलेटेड हमने जो चीज़ें थी, कुछ मज़ीद कंसिडरेशंस, कुछ मज़ीद पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हम स्टेप 2 से रिलेटेड कुछ मज़ीद पॉइंट्स देखते हैं। स्टेप 2 क्या होता था? आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। याद है हमने फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में देखा कि स्टेप 2 क्या है? आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो स्टेप 2 में मज़ीद क्या पॉइंट्स होते हैं? कुछ एक्शंस और कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो ही ना। जैसे पार्ट 1 में जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने देखा था कि हैंडसेट की जो एक्टिवेशन है वो हमने कहा था इट इज़ नॉट ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। याद है? अब ऐसी चीज़ों को कैसे पहचाना जाता है कि यार इट इज़ नॉट ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट ऑल? ये चीज़ें कौन सी होती हैं ये देखेंगे हम, ये समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो सेटिस्फाइड एट ए पॉइंट इन टाइम होती हैं और जो सेटिस्फाइड ओवर टाइम होती हैं उनमें टेक्निकल फ़र्क क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये ऑलरेडी एक दफ़ा एग्जाम में एग्जामिन भी हो चुका है ये वाला पॉइंट। ठीक है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हमने जो पार्ट 1 में जो न्यूमेरिकल किया था, क्लास एग्जाम्पल की थी, उसमें हमने कहा था कि यार हैंडसेट एट अ पॉइंट इन टाइम है और वॉइस डेटा SMS जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो ओवर टाइम है। बट
टेक्निकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सी ऑब्लिगेशंस ओवर टाइम होती हैं और कौन सी एट अ पॉइंट इन टाइम होती हैं, ये हम देखेंगे। और फिर अप फ्रंट फी क्या होती है, ये नंबर 1 पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट है। अप फ्रंट फी ये क्या होती है और इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, किन इंडस्ट्रीज में अप फ्रंट फीस चार्ज की जाती हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये भी देखेंगे। सो स्टेप 2 से रिलेटेड मजीद 3 कंसिडरेशंस हम देखने जा रहे हैं जी, जो स्टेप 2 की हमारी नॉलेज को और स्ट्रेंथन कर देंगे। ठीक है जी। कल डिस्कशन हुई थी हमारी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है, आपको याद होगा। ये बुनियादी तौर पे आपका जो फ़र्ज़ है या फ़राइज़ हैं आपके अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उनको रेफ़र करता है। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? हाँ जी, पढ़ा है आपने उस सफ़े पे। पहली चीज़ क्या है? पहला क्या बताना मैंने आपको? कौन सी चीज़ ऐसी है जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होगी? ठीक है। अच्छा, इसकी एक मिसाल हमने कल भी की थी, क्या थी वो? बताएं। मैंने कहा था यार ये चीज़ बच्चे अक्सर कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये है नहीं। कल हमने कहा था एक्टिवेशन ऑफ हैंडसेट इज नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कोई ऐसा अमल, ठीक है, बेशक जी उसकी फी चार्ज होती हो, एक्टिवेशन ऑफ हैंडसेट की फी चार्ज होती है जी। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल इन अ हॉस्पिटल, गए हो कभी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, किसी भी नए हॉस्पिटल में जाओगे ना, वो पहले रजिस्टर करते हैं जी आपको, उसके पैसे लेते हैं 200 रुपये 300 रुपये। क्या होता है उस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, हमें क्या मिलता है? और उस रजिस्ट्रेशन से कस्टमर को क्या फायदा है? कार्ड मिलता है, मैं उस कार्ड से क्या करता हूँ, सर में खारिश, और तो मुझे कोई फायदा नहीं है, राइट? उस कार्ड से व्हाट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट आई गेट आउट ऑफ इट? स्टैंडर्ड कहता है, अगर मैं स्टैंडर्ड को करूं, कोट करूं, तो स्टैंडर्ड कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको या तो आप यूज करते हो, या कंज्यूम करते हो, या आप उसको सेल कर सकें, अदर देन स्क्रैप सेल। अदर देन स्क्रैप सेल, वो रद्दी वाले को कार्ड बिक जाएगा, राइट? अदर देन स्क्रैप सेल, या तो आप उसे यूज करते हो, ठीक है, उसका कोई फायदा हो आपको, या आप उसे कंज्यूम करते हो, या आप उसे सेल कर सकते हो, ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज। अब उस कार्ड से आपको क्या मिलता है? यू लिटरली गेट नथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। सो ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, ये एक 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 एग्जांपल है, ठीक है जी। इसी तरह बहुत सी जगहों पे कनेक्शन की अपफ्रंट फी होती है, पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की, कनेक्शन की, एटसेट्रा, अपफ्रंट फी वगैरह होती है। ये कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होती, ठीक है। अपफ्रंट, अगर आप किसी को भी अपना मेंबर बना रहे हैं, इस टाइप की कोई चीज़ कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, ठीक है। रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लब मेंबरशिप्स। क्लब मेंबरशिप्स में शदीद बेनिफिट्स होते हैं, सो क्लब मेंबर्स गेट lots and lots of benefits. I'm not talking about them. ऐसी चीजें, ऐसी registrations, memberships and things that don't give you anything, right? ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, कुछ अरसा पहले तक the telecom companies used to charge a service fee, right? So सर्विस फी जो है चार्ज करती थी टेलीकॉम कंपनीज, बहुत अरसा, ज़्यादा नहीं गुजरा है, थोड़ा अरसा गुजरा है, फिर चार्ज करनी बंद कर दी सब टेलीकॉम कंपनीज ने, ठीक है। तो ये जो सर्विस फी थी, इसके अगेंस्ट सब्सक्राइबर को कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है, एसेंशियली, ठीक है। यस, आई कैब के रजिस्ट्रेशन फी के अगेंस्ट भी कुछ नहीं मिलता आपको, कुछ मिलता है? कोई डिस्काउंट्स हैं किताबों पे, लाइब्रेरीज पे, इस टाइप की चीज़ों पे? कुछ भी नहीं है ना। मैंने कोई एयर कंडीशन यूनिट लिया, अब आपको पता है उसकी एक लंबी चौड़ी इंस्टॉलेशन होती है, ठीक है। फर्ज करें मैंने एयर कंडीशन यूनिट किसी से लिया, अलग बंदे से, और उसकी इंस्टॉलेशन सर्विस, इंस्टॉलेशन किसी और बंदे से ले रहा हूँ, इन दोनों के पैसे अलग अलग हैं, फर्ज कर लें ऐसे। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन इज अ प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इट्स अ प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एन एयर कंडीशन यूनिट इन अ नॉट इंस्टॉल्ड फॉर्म इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? ठीक है, ये मार्केट की एक रूटीन है, क्या ख्याल है? हाँ या ना? यू गेट अ बेनिफिट अगेंस्ट। अच्छा, बट जी ये हैंडसेट हम आपको बेच रहे हैं, इसके एक्टिवेशन चार्जेस होंगे। हैंडसेट को कोई इंस्टॉल करना होता है, कोई एक्टिवेट करना होता है,
कुछ भी नहीं, आप हैंडसेट वो राइट या लेफ्ट साइड पे उसका एक बटन दबाओगे, आप उसको दबाएं, चार्ज करें, वो चल जाएगा। हैंडसेट के कौन से एक्टिवेशन चार्जेस होते हैं, राइट? रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एक्टिवेशन चार्जेस, इन चीज़ों के अगेंस्ट आपको एसेंशियली कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। इसका इसका सादी सी चीज़ है, इफ़ यू कैन यूज इट, कंज्यूम इट और सेल इट, हाँ सिम एक्टिवेशन भी यही है, सिम एक्टिवेशन भी यही है, उसने आपको सिम दे दी, इट शुड वर्क, ठीक है? अदर बेसिकली सिम एक्टिवेशन and selling a SIM is both the same performance obligation. What is a non-active SIM? It's nothing, right? ठीक है, इंटरनेट एक्टिवेशन चार्जेस भी कुछ नहीं होंगे जी, कुछ भी नहीं होगा वो। अगर उसने आपको कोई इंस्टॉलेशन के पैसे ले लिए हैं तो बस दैट्स अबाउट इट, ठीक है? इंटरनेट इंस्टॉलेशन या इंटरनेट एक्टिवेशन के चार्जेस कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? उसके अगेंस्ट आपके कस्टमर को बीइंग अ कंपनी कोई फायदा पहुंचना चाहिए, ऐसा फायदा जिसको वो यूज कर सके, कंज्यूम कर सके, सेल कर सके। अगर वो सिर्फ नाम की चीज है, और ऐसी बहुत सी मशहूर बहुत सी चीजें फैली हुई हैं पूरी पूरी दुनिया में, राइट? एक्टिवेशन फी, सर्विस फी, अपफ्रंट फी, रजिस्ट्रेशन फी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये नाम का अमल है खाली, जिसके अगेंस्ट उसको कुछ मिलता नहीं है, तो इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है जी? आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अच्छा, अब हम समझते हैं कि अगर वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होती तो उसे फर्क क्या पड़ता है? I mean, what difference does it make if it's not a performance obligation? Let me first explain कि यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है जी? आई कैप के लिए रजिस्ट्रेशन जो है बच्चे की वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है जी? टेलीकॉम्स के लिए, टेलीकॉम्स के लिए जो सर्विस फी होती थी पुराने ज़माने में, सर्विस फी, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पैसे आप चार्ज करते हैं, जो अमाउंट आप रिसीव करते हैं इन अमल को करते हुए, वो फौरी तौर पे रेवेन्यू के एज रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकती। जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं, से हॉस्पिटल 500 रुपये या 300 रुपये से रिसीव करता है, तो वो रेवेन्यू के तौर पे फौरी तौर पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती, बल्कि वो तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी जब हॉस्पिटल इसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इज दिस क्लियर? कंसल्टेंसी देगा, ओवर द एवरेज लाइफ ऑफ कस्टमर से वो 2 साल के लिए वैलिड है, साल के लिए वैलिड है, अगर वो रजिस्ट्रेशन फी, तो ओवर द ईयर रिकॉर्ड होगी। इसी तरह आई कैप भी, आई कैप भी इस रजिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, राइट? अगर इसके इसके अगेंस्ट जो भी दूसरी सर्विसेज हैं, ठीक है, हो सकता है वो उसके लिए आपसे अलग से भी पैसे ले रहा हो, ऐसा भी होता है अक्सर। तो ये हॉस्पिटल क्या करते हैं? हॉस्पिटल आपको ठगते हैं बेसिकली, आपसे 300 रुपया ये भी लेते हैं, आपसे 2000 रुपया कंसल्टेंसी के भी लेते हैं। क्या ख्याल है? कल की एक्टिवेशन फी की तरह, एब्सोल्युटली। एक्टिवेशन फी में 3000 रुपया जो था वो किस चीज का था? एम ही था बस, एब्सोल्युटली। 2000 रुपया ये भी लेते हैं, तो हो सकता है वो आपसे उन सर्विसेज के पैसे भी ले रहा हो, बट स्टिल वो जो अमाउंट उसने अपफ्रंट रिसीव की थी, वो ओवर द पीरियड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रिकॉर्ड की जाएगी। आई कैप जैसे आपसे एग्जाम के लिए अलग से पैसे भी लेता है, से 10,000 रुपए, लेकिन जो उसने रजिस्ट्रेशन फी रिकॉर्ड लिया या एनुअल फी लिया 2000 रुपए, वो ओवर द ईयर रिकॉर्ड की जाएगी, वो फौरी तौर पे रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का अमल के लिए जी मैंने आपका नाम रजिस्टर कर दिया जी खाते में, ये कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं है आप मेरा नाम रजिस्टर ना करें खाते में, राइट? दिस इज, यू हैव डन नथिंग फॉर मी, राइट? डू यू गेट द पॉइंट? दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए लाइबिलिटी, इसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए लाइबिलिटी, एंट्री होगी, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल रिकॉर्ड करेगा बैंक टू लाइबिलिटी, ये रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है? इज दिस क्लियर यहाँ तक? दूसरा पॉइंट था रिलेटिंग टू कि कौन से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऐसे होते हैं जो ओवर टाइम होते हैं और कौन से होते हैं जो एट अ पॉइंट इन टाइम होते हैं।
राइट? कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टैंडर्ड में क्या प्रिंसिपल लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को ट्रीट किया जाएगा कि वो पॉइंट इन टाइम पे, तमाम को, ऑल पीओज, ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को ट्रीट किया जाएगा एज इफ दे आर एट अ पॉइंट इन टाइम, राइट? हाउएवर, उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को ट्रीट किया जाएगा जो कि ये ओवर टाइम है, जिनमें इन तीन में से कोई एक खूबी होगी। पहली खूबी, कस्टमर साइमल्टेनियसली कंज्यूम करता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। इसकी कोई मिसाल दें अपने इर्द गिर्द से, और हिंट है इसका आपके इर्द गिर्द। एसबीएम इसकी मिसाल है, क्लास एब्सोल्युटली, ये सही बताया जी, क्लास इसकी मिसाल है। एसबीएम की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आपको ट्यूशन सर्विस देना। एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा हूँ और आप साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, या आप में से 60-70% पढ़ रहे हैं, राइट? ये साइमल्टेनियस कंजम्पशन है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, ठीक है जी। बहुत सी सर्विसेज में, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज, ये वो लटम पटम, इन सब में ऐसा होता है। अच्छा, साथ स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इसका सर्टिफिकेट वगैरह बाद में इशू होता हो, जैसे ऑडिट रिपोर्ट कब इशू होती है? एंड पे। आप लोगों को तो सर्टिफिकेट नहीं मिलते, यूनिवर्सिटियां डिग्रियां देती हैं, कब देती हैं? बाद में, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट लेटर इशू हो सकता है, उसका कोई मसला नहीं है, नो इश्यूज। डिग्री बेसिकली जो देना है वो यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होती। यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो होती है आपको ग्रेजुएशन कराना, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कराना। क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो इस तरह की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को कहते हैं कि ये ओवर टाइम हो रही हैं, ठीक है। मिसालें समझ आ गई, आपके जहन में आ गई। दूसरा जो मिसाल है वो ये है कि यू वर्क ऑन एसेट कंट्रोल्ड स्लैश ओन्ड बाय कस्टमर। आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप काम कर रहे हैं किसी ऐसे एसेट के ऊपर जो कस्टमर की ओनरशिप है। इसकी मिसाल दें। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। मेंटेनेंस, खैर मेंटेनेंस भी मिसाल है, ठीक है जी। मैकेनिक की सर्विसेज, मेंटेनेंस की सर्विसेज, रिपेयर की सर्विसेज एटसेट्रा, जो भी कस्टमर के एसेट के ऊपर, अब कस्टमर का लैंड है, आप उस पर घर बना के दे रहे हैं, ठीक है ना जी। दिस इज व्हाट, दिस इज यू आर वर्किंग ऑन एन एसेट कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द कस्टमर। अच्छा जी, तीसरी चीज देख लें। यू क्रिएट एन एसेट फॉर अ कस्टमर। अच्छा, आप एसेट बना रहे हैं कस्टमर के लिए, और ये कोई कस्टमर के लैंड पे भी नहीं है और कस्टमर की चीज भी नहीं है, विच हैज नो ऑल्टरनेट यूज टू यू। अच्छा, नो ऑल्टरनेट यूज टू यू से क्या मुराद है? आपके पास उसका और कोई उसका और कोई वो नहीं है, आपने उसको और कहीं इस्तेमाल नहीं करना, आपने बस कस्टमर को सेल करना है, ठीक है। एंड यू हैव enforceable right to receive amount for work done till date, ठीक है जी। सो दो चीज़ें हैं जी इसमें इंपॉर्टेंट, और मैं इसको एग्जाम्पलीफाई भी कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें जी, मैं अपने कस्टमर के लिए एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ और वो मशीन से टेक्सटाइल गारमेंट्स वगैरह बनाती है, ठीक है। मेरा ना ही कोई और कस्टमर है
जो टेक्सटाइल का मेरा और कोई कस्टमर नहीं है, यही बंदा है, ठीक है जी। ना ही मेरा खुद को इरादा है टेक्सटाइल का बिजनेस करने का, ठीक है, ना ही मैं उसको कहीं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कहीं नहीं बेच सकता। एसेंशियली मैं सिर्फ इसी कस्टमर के लिए बना रहा हूँ वो, ठीक है। जैसे वो होते हैं मेक टू ऑर्डर ज्वेलरी होती है, मेक टू ऑर्डर कपड़े होते हैं, आप जाते हैं, आप ऑर्डर करके आ जाते हैं, क्या ख्याल है, वो आपके लिए बनाता है, आपके नाप पे ही बनाता है, ठीक है ना जी। और उसके लिए उसका उसका कोई ऑल्टरनेट यूज भी नहीं होता। और अगर आप कल को जाके उसे कहें जी कि से 60-70% काम हो गया और आप उसे कहते हैं नहीं नहीं रोक दो, तो वो तो पैसे मांगेगा आपसे। तो ये दूसरी कंडीशन है कि दे हैव एन इन्फोर्सेबल राइट टू रिसीव अमाउंट, से अगर 70% काम हो गया तो 70% काम आपको करना होगा, ठीक है ना। ये 3 सिनेरियोज हैं जी जिसमें कोई भी चीज अगर फॉल कर जाए इन तीनों में से किसी सिनेरियो में भी, तो उसको कहा जाता है ये ओवर टाइम है, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। और अगर ना फॉल करे तो उसके अलावा तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को क्या कहा जाता है, वो हैं सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई है। ये सिनेरियोज हैं, अलग अलग सिनेरियोज हैं ऑब्वियसली, और अलग अलग एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, ठीक है ना जी। ये है ओवर टाइम। मेरी एक हाउसिंग कॉलोनी है, हाउसिंग कॉलोनी, ठीक है। मैं एक हाउसिंग हाउसिंग सोसाइटीज होती है ना, मैं वो हूँ, ठीक है। बहुत सारा लैंड है मेरे पास, उस लैंड पे बहुत सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है जी। ये कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट करके फिर मैं इसे सेल करूंगा टू कस्टमर्स, ठीक है। यहां तक सिनेरियो समझ आ गया। कुछ कस्टमर्स मेरे पास एडवांस जमा करा देते हैं, ठीक है। से 100 कस्टमर्स मेरे पास एडवांस जमा करा देते हैं, और आपको पता है हाउसिंग सोसाइटीज में अक्सर ऐसा होता है कि वो एडवांस एडवांस जमा हो जाता है, ठीक है जी। कस्टमर्स आते हैं और एडवांस जमा करा देते हैं। हाउएवर अभी उनको कोई एलोकेशन नहीं हुई भी, नो एलोकेशन, ठीक है। जब मैं उसको रेडी कर लूंगा, ठीक है, एलोकेट होगा वंस रेडी फॉर हैंड ओवर। आप मुझे बताएं, एलोकेशन से मुराद है एलोकेशन ऑफ प्लॉट्स जो होती है ना, या हाउसेस, कि जी आपका हाउस नंबर 36 है स्ट्रीट नंबर 12 में, राइट। आप मुझे बताएं ये पॉइंट इन टाइम पे सेटिस्फाई हो रही है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, या ओवर टाइम हो रही है। ये पॉइंट इन टाइम पे सेटिस्फाई हो रही है, बेहतरीन बेहतरीन, एक्सीलेंट। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एसेट कस्टमर का हो, लैंड कस्टमर का हो और उस पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अगर इसके बरक्स ऐसे होता कि ये लैंड उसको एलोकेट हो चुका होता, लैंड उसे एलोकेट हो चुका होता और उसके लैंड पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा होता, तो ये क्या होती, ये ओवर टाइम होती, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर एक आखिरी बात बता दें और फिर ये सफ़ा भी ख़त्म हो गया हमारा, कि ओवर टाइम और पॉइंट इन टाइम, इससे अकाउंटिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो ठीक है, हमें समझ आ गई ओवर टाइम क्या होती है, पॉइंट इन टाइम क्या होती है। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अकाउंटिंग। टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। ओवर टाइम से मुराद होगी कि अगर फ़र्ज़ करें इस हाउसिंग कॉलोनी में घरों को बनते हुए 3 साल लगते हैं, तो 3 ईयर्स पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। और पॉइंट इन टाइम से मुराद होगा कि जब वो आफ्टर एंड ऑफ 3rd ईयर पे जब वो हाउस हैंड ओवर होता है, तब रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू। बात समझ आई है या नहीं। और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, रेवेन्यू के साथ हमेशा कॉस्ट भी साथ ही नथी होती हैं, कॉस्ट भी साथ ही रिकॉर्ड होंगी। जब जब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तब तब कॉस्ट रिकॉर्ड होंगी। गुड। अच्छा, एक और चीज लिखी हुई थी शुरू में, वो हमने इधर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अप फ्रंट फी लिखी हुई थी, तीसरी चीज अप फ्रंट फी, राइट। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ये सर्विस फी, ये आई कैप की ये रजिस्ट्रेशन फी वगैरह, ये सारी अप फ्रंट फी होती है।
चलिए, सो स्टेप 2 से रिलेटेड भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट्स मज़ीद देख लिए, 3 मज़ीद पॉइंट्स देख लिए। सो स्टेप 1 से रिलेटेड मज़ीद 3 पॉइंट्स देख लिए, स्टेप 2 से रिलेटेड मज़ीद 3 पॉइंट्स देख लिए, और हमने सीख लिया कि यार स्टेप 1 और 2 में मज़ीद इंट्रिकसीज क्या हो सकती हैं, जिसमें से मैंने आपसे कहा कि मेजॉरिटी चीज़ें आज तक एग्जामिन नहीं हुई। अब हम देखना शुरू करते हैं स्टेप 3 से रिलेटेड मज़ीद पॉइंट्स। अच्छा, स्टेप 3 से रिलेटेड बहुत सारे मज़ीद पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। स्टेप 1 और 2 के तो जितने भी एडिशनल पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इकट्ठे लिख के दे दिए थे। 3-3 पॉइंट्स थे, एक ही स्लाइड पे इकट्ठे लिखे और फिर पढ़ा दिए। स्टेप 3 से रिलेटेड बहुत से डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम, और याद भी होना चाहिए कि स्टेप 3 क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करना। जैसे हमने पार्ट 1 जो किया IFRS 15 के लेक्चर्स का, उसमें हमने जो ट्रांजैक्शन प्राइस 71,000 समथिंग कैलकुलेट की थी, राइट, आपको याद होगा। उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से रिलेटेड अब हम चीज़ें देख रहे हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ जो उससे रिलेटेड है वो है डिस्काउंट्स या रिबेट्स वगैरह जो कस्टमर्स को दिए जाते हैं। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको इसी स्लाइड के ऊपर आपको करके दिखा रहा हूँ। ये 2 मिनट की चीज़ है। चाहे उस डिस्काउंट का कोई भी नाम हो, चाहे उसका नाम कैश डिस्काउंट हो, चाहे उसका सेटलमेंट डिस्काउंट हो, चाहे उसका नाम अर्ली पेमेंट डिस्काउंट हो, बहुत से नाम रखे जाते हैं जो कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दिए जाते हैं ना। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कोई भी नाम हो, किसी भी तरह का डिस्काउंट, रिबेट भी कहा जाता है, एटसेट्रा। इन तमाम का सिंपल एक ही ट्रीटमेंट। अगर आपकी से लिस्ट प्राइस है 100 रुपए और आपने एनी टाइप ऑफ डिस्काउंट या रिबेट, कोई भी डिस्काउंट या रिबेट दिया है से 10 रुपए का, आप रेवेन्यू 90 रुपीज का रिकॉर्ड करेंगे हमेशा, ऑलवेज। इसमें किसी डिस्काउंट की कोई एक्सेप्शन नहीं। ऑल टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स बाय व्हाटएवर नेम्ड कॉल्ड। आप ना अक्सर बचपन में इसके बारे में गलत बातें पढ़ते हैं कि जी वो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रेवेन्यू से लेस होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट जो है उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। नो, इट इज रॉन्ग। बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, all discounts by whatever name called are reduced from revenue. रेवेन्यू में से नेट पे रिकॉर्ड होते हैं, रेवेन्यू नेट बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल सेटलमेंट डिस्काउंट में अक्सर होता है, ऐसा होता है आपको भी नहीं पता होता कि यार कितना डिस्काउंट फाइनली दिया जाएगा, 10 रुपए दिया जाएगा, 5 दिया जाएगा, 2 रुपए दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप एस्टिमेट की बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। कल को जब फॉर एग्जांपल एस्टिमेट की बेसिस पे आप 95 रिकॉर्ड कर लें, कल को अगर 10 रुपए देना पड़ गया, एस्टिमेट को रिवाइज कर ले, चेंज इन एस्टिमेट। कल को अगर असल में 10 रुपए देना पड़ता है, एक्चुअल आपको 10 रुपए देना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप रेवेन्यू को 90 कर लें, रेवेन्यू को एडजस्ट कर लें, आप कोई बात नहीं। शुरू में आपने एस्टिमेट की बेसिस पे कि यार हिस्टोरिकली फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मैं सेटलमेंट डिस्काउंट देता हूं, क्या देता हूं, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अगर कस्टमर अर्ली पे कर देगा, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, अगर कस्टमर अर्ली पे कर देगा तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। कैसे, अगर कस्टमर 10 डेज में पेमेंट कर देगा तो मैं उसको 10 रुपए डिस्काउंट कर दूंगा 100 रुपए में से। अगर वो 30 डेज में पे कर देगा तो मैं उसको 5 रुपए डिस्काउंट कर दूंगा। और अगर वो 30 से भी ज्यादा दिन लगा देगा तो मैं इसको 0 रुपए डिस्काउंट दूंगा। वैसे प्राइस है 100 रुपए। आपकी शुरू में एक्सपेक्टेशन थी कि यार वो अंदाजन 10 से 30 दिन के दरमियान पे करता है, ठीक है, 11 to 30 डेज के दरमियान पे करता है, तो 11 to 30 डेज में 5 रुपए डिस्काउंट होता है। आप अंदाजन रिकॉर्ड कर लें 95 का रेवेन्यू, ठीक। आप एंट्री करें रिसीवेबल टू रेवेन्यू 95 से अंदाजन। कल को उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, अच्छा तो क्या करें, कोई बात नहीं, आप एंट्री करें रिसीवेबल डेबिट, सॉरी रिसीवेबल क्रेडिट 95 से, बैंक डेबिट 90 से, और रेवेन्यू को कम कर दें 5 से, कोई बात नहीं, रेवेन्यू को 5 से कम कर दें, क्रेडिट कर दें 5 से, कोई बात नहीं। रेवेन्यू पहले 95 रिकॉर्ड हुआ था,
अब वो 5 से कम हो जाएगा, यानी कि रेवेन्यू क्या रह जाएगा 90, जो इवेंचुअली आपको अमाउंट मिली है एक्चुअल में। कोई बात नहीं, रेवेन्यू का एस्टिमेट है, इट्स जस्ट एन एस्टिमेट, चेंज हो सकता है। बट कोई भी ऐसा डिस्काउंट, चाहे आज आपने दे दिया या फ्यूचर में देना है, फ्यूचर में देना है तो उसका एस्टिमेट आज डालें। चाहे वो डिस्काउंट आपने आज दे दिया या फ्यूचर में देना है, वो डिस्काउंट हमेशा रेवेन्यू में से नेट होता है। कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि रेवेन्यू ग्रॉस पे बुक किया जाए और डिस्काउंट एक्सपेंस में बुक किया जाए। नो, ये बचपन में पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वगैरह में, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल गलत है। जो लोग पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला उनको राह हिदायत दे, उनको अकाउंटिंग नहीं आती, उनको स्टैंडर्ड्स का कुछ पता ही नहीं है। राइट? तो अगर आपकी जिंदगी में आज तक कभी भी ये नॉलेज थी कि जी सेटलमेंट डिस्काउंट को अक्सर पढ़ाया जाता है, सेटलमेंट डिस्काउंट जी, जो अर्ली पेमेंट का सेटलमेंट का अर्ली सेटलमेंट का डिस्काउंट हम देते हैं ना कस्टमर्स को, कि जल्दी पैसे दे दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करो, रेवेन्यू ग्रॉस पे बुक करो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। स्टैंडर्ड जाके खोलें और देखें, हर तरह का डिस्काउंट बाय वटएवर नेम कॉल्ड रेवेन्यू में से लेस होता है। अगर उस डिस्काउंट का अमाउंट नहीं अभी आपको पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसका एस्टिमेट बना लें। कल को जब एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगी, हम उसको एक्चुअल कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 मिनट पॉज कीजिए और इसको तसल्ली से देखिए, डिस्काउंट्स के कॉन्सेप्ट को। ऑलराइट, आई होप आपने पॉज करके देखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंप्लाइड प्राइस कंसेशंस का कॉन्सेप्ट, और ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। ये मैं आपको पार्ट 1 जो है IFRS 15 का, उसके अंदर करवा चुका हूं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? जो उसमें हमने एग्जांपल की थी पार्ट 1 में, उसमें आपको याद होगा SMS के लिए हिस्टोरिकल प्रैक्टिस थी कि 0 रुपए मिलते हैं। जब हिस्टोरिकल प्रैक्टिस थी, डिस्काउंट भी नहीं था, कोई डिस्काउंट भी नहीं था, सिर्फ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस थी कि वो 0 रुपए मिलते हैं। हमने कहा था ठीक है, हम SMS के लिए 0 रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। हमने ट्रांजैक्शन प्राइस में SMS के लिए कितना लिया था? ट्रांजैक्शन प्राइस में, ट्रांजैक्शन प्राइस में कितनी वैल्यू ली थी SMS के लिए? 0। अल्टीमेटली SMS को रेवेन्यू जरूर एलोकेट हुआ, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच का कॉन्सेप्ट है। नो फ्री लंच का मतलब पता क्या है? नो फ्री लंच का मतलब यह है कि आपका जो ये कॉलेज है जिससे आप ये क्लासें ले रहे हैं, वो आपसे कि यार अगर आप मुझसे FR की क्लास भी लोगे और BFD की क्लास भी लोगे ना, तो मैं आपको BM की क्लास फ्री में दे दूंगा। अब आप कहीं यार मुझे BM की क्लास फ्री में मिल रही है, नो, कॉलेज कोई आपका सगा नहीं है। वो FR और BFD में से इतना मार्जिन जनरेट कर रहे हैं कि वो आपको BM दे रहे हैं साथ। सेम इज ट्रू फॉर SMS एज वेल। वॉइस और डेटा में से वो इतने पैसे कमा रहा था, तो उसने कहा यार मैं SMS फ्री भी दे दूं तो कोई बात नहीं। वैसे अगर आप उससे SMS फ्री मांगने जाओगे, वो कहेगा भाई भाई कोई भी नहीं, SMS फ्री नहीं है। समझ रहे हो? तो देयर इज, इसको कहते हैं नो फ्री लंच। कोई बंदा आपको फ्री में खाना नहीं खिलाता, उसको कोई मतलब होता है तभी वो खिलाता है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। ठीक, तो SMS की ट्रांजैक्शन प्राइस हमने पार्ट 1 में आपको याद होगा 0 रखी थी। इंप्लाइड प्राइस कंसेशन का ये मतलब होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करते हुए अगर हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है किसी चीज में कि यार इसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिलते, बेशक डिस्काउंट ना हो, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस तो है ना कि इसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिलते, आप 0 ट्रांजैक्शन प्राइस लेंगे उसकी। ठीक, अल्टीमेटली रेवेन्यू उसको जरूर एलोकेट होगा, रेवेन्यू हर चीज को एलोकेट होता है। रेवेन्यू कल SMS को भी एलोकेट हुआ था, जो हमारा पार्ट 1 था, उसके अंदर हमने SMS को भी एलोकेट किया था, रेवेन्यू जरूर एलोकेट होता है, बट ट्रांजैक्शन प्राइस 0 ली जाती है। स्टेप 4 में रेवेन्यू एलोकेट होता है। अभी बात किसकी हो रही है? स्टेप 3 की। आई होप ये टेक्निकलिटी आप समझ गए। स्टेप 3 में ट्रांजैक्शन प्राइस 0 ली जाती है। तो ये एक ब्रीफ नोट था डिस्काउंट्स पे और इंप्लाइड प्राइस कंसेशंस पे। आई होप ये स्लाइड आपको समझ आ गई। तसल्ली से पॉज करके यहां देख लें। ऑलराइट, आई होप आपने देख लिया। आगे चलते हैं जी। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन ये स्टेप 3 से रिलेटेड है। ये तीसरा पॉइंट है जो स्टेप 3 से रिलेटेड मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स मैंने आपको ये पिछली स्लाइड पे कराए, ये वाले 1 और 2। अब तीसरा पॉइंट है जो स्टेप 3 से रिलेटेड करा रहा हूं, और ये स्लाइड पे नहीं हो पाएगा, इस पे ठीक ठाक टाइम लगेगा, इस पे तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये आज तक सिर्फ पार्टली एग्जामिन हुआ है, इसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन आज तक नहीं हुई। ठीक है, फ्यूचर में एग्जामिन हो सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंजॉय करेंगे आप इसको। थोड़ा सा आपकी स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तगड़ी होनी चाहिए। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी याद है ना, वो तगड़ी होनी चाहिए।
थोड़ी सी मैं आपको प्रोबेबिलिटी की रिवीजन हल्की सी अभी करा देता हूं और फिर बताता हूं कि ये पॉइंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4 आउटकम्स हैं, एक आउटकम है कि बाबर आजम जो है वो 20 रन बनाएगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है फर्ज करें 10%। एक आउटकम है कि बाबर आजम 30 रन बनाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है से 20%। एक है कि वो 50 रन बनाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है से 30%। और एक है कि वो 70 रन बनाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है से 40%। प्रोबेबिलिटी कैसे एस्टिमेट की जाती है? ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एस्टिमेट की जाती है कि यार जब बाबर आजम इस किस्म की विकेट्स पे इस किस्म की टीम्स के अगेंस्ट खेलता है तो उसने कितने कितने रन बनाए हैं। फॉर एग्जांपल 10 में से 4 मैचों में उसने 70 के अराउंड बनाए, 10 में से 3 मैचों में उसने 50 बनाए, 10 में से 2 मैचों में उसने 30 बनाए, 10 में से 1 मैच में उसने 20 बनाए। तो उस बेसिस पे आपको कोई भी स्टैटिस्टिशियन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देगा कि यार बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली वो 10 में से 1 मैच में उसने क्योंकि 20 बनाए हैं तो 10% प्रोबेबिलिटी है, 10 में से 2 मैचों में उसने 30 बनाए हैं, 10 में से 3 मैचों में उसने 50 बनाए हैं, 10 में से 4 मैचों में उसने 70 बनाए हैं। समझ रहे? ऐसे प्रोबेबिलिटी बना के दे देगा आपको। अच्छा, अब व्हाट इज बाबर आजम्स मोस्ट लाइकली स्कोर दैट ही विल स्कोर टुडे? अभी अभी हुआ नहीं, अभी ये मैच हुआ नहीं है। दिस मैच इज फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं ये मैच टुमारो है, कल होना ये मैच, एम अज्यूम कर लें कल है ये मैच, ठीक, अभी ये मैच हुआ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि यार व्हाट इज द मोस्ट लाइकली स्कोर बाबर विल मेक टुमारो, मोस्ट लाइकली स्कोर बाबर विल मेक, आप पता क्या बोलोगे? आप पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे 70 रन। क्यों? क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है 70 बनाने की, 40%। ठीक, फाइन, मोस्ट लाइकली स्कोर ये है कि वो 70 करेगा। फिर आप को अगर आपसे कोई पूछे बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड, what is average expected score of Babar, what is average expectation of runs from Babar, कि यार बाबर पास्ट रिकॉर्ड की बेसिस पे एट एन एवरेज आपके ख्याल में क्या रन्स करेगा। उसके लिए पता है आप क्या करेंगे? आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बनाएंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे बनाई जाती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू बनाई जाती है कि जितने भी आउटकम्स हैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाओ, 20 इंटू 10% जमा 30 इंटू 20%। देख रहे हैं, मैं उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सम भी करता जा रहा हूं, जमा 50 इंटू 30% जमा 70 इंटू 40%। राइट, तो ये क्या बना? 2 इंटू 10%, 2 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 28। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? ये बना 51। क्या बना? 51। अगर आप बाबर आजम की एवरेज देखोगे ना इस स्टेडियम में तो वो अराउंड 51 ही होगी। तो जो बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड एवरेज एक्सपेक्टेशन बाबर की क्या है इस टीम के अगेंस्ट और इस इन कंडीशंस में, वो है 51 रन। एवरेज एक्सपेक्टेशन क्या है? 51 रन। फाइन, एक्सेलेंट, ये भी बात समझ आ गई आपको मेरा ख्याल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू पे बन गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बाबर विल स्कोर अ 50 टुमारो? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बाबर विल स्कोर a 50 again based on this data?
विल स्कोर A50। सोचें जरा, यहां पे पॉज करें 1 मिनट और सोचें जरा। ऑलराइट, आई होप आप सबने सोचा है। देखिए जी, वो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों का सम। ये जो आउटकम है ना 50, अगर वो 50 रन स्कोर करता है इसकी 30% प्रोबेबिलिटी, और अगर वो 70 रन स्कोर करता है इसकी 40% प्रोबेबिलिटी है। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? 50 और 70 दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप सम कर लेंगे। 30% जमा 40% इज इक्वल टू 70%। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप सम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 50 रन करने की 30% है, 70 रन करने की 40% है, तो 50 कम से कम 50 करने की तो 70% है ना। क्या ख्याल है? So there is a 70% high probability, 70% probability that Babar will score a 50 tomorrow. आप समझ रहे? आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे, एंड फिर आई थिंक आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी स्टैटिस्टिक्स की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बाबर विल नॉट स्कोर ए 50 टुमारो? वो 50 रन नहीं करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखें जी, अगेन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 50 नहीं करेगा तो वो 30 करेगा या 20 करेगा। क्या ख्याल है? अब 20 करने की प्रोबेबिलिटी है 10%, 30 करने की प्रोबेबिलिटी है 20%। 10 और 20 ऐसे ही है। 10 जमा 20 क्या होता है? 30%। तो ये बनता है 30%। यानी कि 50 करने की प्रोबेबिलिटी 70% है ऑब्वियसली। 50 ना करने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली उसका इनवर्स ही होगा ना। 50 से कम करने की प्रोबेबिलिटी, ना करने की प्रोबेबिलिटी 30% ही होगी। दोनों मिलकर 100% पूरा बन जाएगा। क्या ख्याल है? इसको तसल्ली से 5 से 10 मिनट पॉज करके देखें कि ये जो बाबर आजम वाली ये मिसाल है, ये आपको एग्जैक्टली समझ आ गई। ऑलराइट, आई होप आपने पॉज करके देखा है। बेस्ड ऑन दिस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, और उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। जो स्टेप 3 है ना हमारा, कैलकुलेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, उसमें दो चीजें मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे पढ़ा दी हैं, ये, और तीसरी चीज मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें और बहुत सी चीजें पढ़नी है स्टेप 3 में। अभी वेरिएबल कंसिडरेशन, मैंने कहा आपसे कहा ये आज तक पार्टली एग्जामिन हुआ है, इसमें बहुत सी चीजें भी एग्जामिन होनी रहती हैं फ्यूचर में। ठीक, बात समझ गए? याद रखिए, जो मैंने आपको पार्ट 1 इस IFRS 15 के पार्ट 1 में जो सवाल कराया था ना, उसके अंदर भी वेरिएबल कंसिडरेशन थी। याद करें जरा, उसमें भी वेरिएबल कंसिडरेशन थी। आपको याद होगा उसमें वॉइस के लिए वो अलग अलग पैसे दे सकता था। एक सर्टन प्रोबेबिलिटी थी कि वो इतने पैसे दे, से 10% प्रोबेबिलिटी थी, पता नहीं कितनी थी, इतने पैसे देगा। 30% प्रोबेबिलिटी थी, वो इतने पैसे देगा। 60% प्रोबेबिलिटी थी, उतने पैसे देगा। याद कीजिए। इसी तरह डेटा में भी प्रोबेबिलिटी थी, हो सकता है वो दो प्रोबेबिलिटीज थी, बल्कि मेरा ख्याल है 30 और 70 की प्रोबेबिलिटी थी वॉइस में, और इसी तरह डेटा में भी प्रोबेबिलिटी थी। राइट, कि एक्स से 40% प्रोबेबिलिटी है वो इतने पैसे देगा, 60% प्रोबेबिलिटी है वो इतने पैसे देगा। थी या नहीं थी? याद कीजिए, बेशक जाके देख लीजिए पार्ट 1, थी ना। यही तो होती है वेरिएबल कंसिडरेशन। इसी के हवाले से अब मैं आपको मजीद पढ़ाने जा रहा हूं इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। ठीक है जी? वेरिएबल कंसिडरेशन आपको याद है कल हमने कहा था यार आप इतने मिनट यूज करोगे तो इतने पैसे होंगे, इतने MB यूज करोगे तो इतने पैसे होंगे, राइट? दैट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल चार्जिंग थी वो, हाँ या ना? अगर आपकी प्राइस बदल जाती है, इट्स अ टाइप ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। इसी तरह अगर कोई बोनसेस है, बोनसेस कैसे मिलते हैं? फर्ज करें कहा जाता है जी कि आप एक हाउस कंस्ट्रक्ट करें, हाउस कंस्ट्रक्ट करें ऑन कस्टमर लैंड। अच्छा, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फर्ज करें 2 इयर्स में आपने कंस्ट्रक्ट करना है। आपको जो कंस्ट्रक्शन के अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी ₹100 मिलियन। हाउएवर अगर सर्टन क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो आप मीट कर गए
तो आपको मिलेगा अनदर 10 मिलियन, यानी कि टोटल 110 मिलियन हो जाएगा। ये जो क्वालिटी के पैरामीटर्स मीट करने पे एडिशनल अमाउंट मिल रही है, ये क्या है? इट्स अ वेरिएबल कंसिडरेशन। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है वेरिएबल कंसिडरेशन की, पेनल्टीज। वही वाला ऊपर वाला मिसाल लेते हैं। आपने हाउस कंस्ट्रक्ट करना है कस्टमर लैंड के ऊपर, आपने 2 इयर्स के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है और आपको 100 मिलियन मिलेगा। हाउएवर अगर आप 2.5 ईयर्स से ऊपर गए तो आपके पैसों में से 10 मिलियन डिडक्ट कर लिया जाएगा और आपको 90 देंगे। दिस इज अ पेनल्टी। अगेन पेनल्टी इज व्हाट? इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। बात समझ रहे? बोनस को इंसेंटिव भी कहते हैं, बोनस को ही इंसेंटिव भी कहते हैं, बोनस भी कहते हैं, इंसेंटिव भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें, नाम है, जो मर्जी नाम रख लें। दीज आर ऑल वेरिएबल कंसिडरेशन। ओके गुड जी, आपको समझ आ गई है कि वेरिएबल कंसिडरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम इस मिसाल को लेके चलते हैं। ठीक है, ये मिसाल सामने है ना आपके, हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम कस्टमर के लैंड पे, तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कौन सा वाला होगा, ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम? ठीक है जी, 2 इयर्स में कंस्ट्रक्ट होगा, 100 मिलियन रुपए मिलेंगे, 10 मिलियन रुपीस क्वालिटी का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है जी, अब जरा आइएगा देखिएगा हम करते क्या हैं, उस स्पेसिफिक सिचुएशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। फर्ज करें हम ईयर 1 के एंड पे बैठे हुए हैं और ईयर 1 के एंड पे हाउस जो है वो 40% कंप्लीट, इज 40% कंप्लीट। ओके, हमने अपने इंजीनियर से पूछा, हमने उनसे कहा यार ये IFRS 15 में वेरिएबल कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, आप बताएं कि ये जो क्वालिटी के पैसे हैं आपका क्या ख्याल है कि ये मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। उन्होंने आपसे कहा कि देर इज़ अ 70% लाइकलीहुड, बल्कि नहीं, थोड़ा सा इसको ज़्यादा तोड़ते हैं, देर इज़ अ 20%, 30 कर देते हैं, 30% लाइकलीहुड कि हमें 0 रुपीज़ मिलेंगे। अच्छा जी, देर इज़ अ 20% लाइकलीहुड कि हमें 3 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे, हम इतनी क्वालिटी डिलीवर करेंगे कि हमें 3 मिलियन मिले। देर इज़ अ 10%, नहीं 40 कर देते हैं, 40% लाइकलीहुड कि हमें 6 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे, एंड देर इज़ अ 10% लाइकलीहुड कि हमें 10 मिलियन रुपए मिलेंगे। ठीक है, आप चेक कर लें, 100% पूरा बन रहा है। वो इंजीनियर है, इंजीनियर ने अपनी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है, एंड नो वरीज। हमने उनसे पूछा यार कितनी क्वालिटी दिखा दोगे, उन्होंने कहा जी ये डिस्ट्रीब्यूशन है जी। ठीक है जी, अब हमने एस्टिमेट करना है कि हम रेवेन्यू, हम तो अकाउंटेंट है ना, हमने तो डेबिट क्रेडिट करना होता है, हम इंजीनियर्स वाली कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स तो कर नहीं सकते। ठीक है, हमने तो सिंपल पीवी निकालनी हो तो हमें वक्ता पड़ जाता है। अब हमने IFRS 15 अप्लाई करना है। IFRS 15 यहाँ पे 2 तरीके कार बताता है, वन ऑफ टू वेज। एक को वो कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेसिस पे निकाल लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेसिस क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेसिस वो ये कहता है कि आप इन सब की प्रोबेबिलिटी वेटेड वैल्यू ले लें, 20% 3 प्लस 40% 6 प्लस 10% 10 इज इक्वल टू 4। इधर देखें सब लोग प्लीज़, यहाँ देखें प्लीज़, ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं 35 कर रहा हूँ और इसको 25 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनाएं अब दोबारा, क्या बनता है
25 और ये 35, ये किसी वजह से किया, अभी आपको पता चल जाएगा वजह। 35 ये कितना बनता है जी? 3.85। तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें जी इसकी 3.85, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका स्टैंडर्ड खुद बताता है, कहता है मोस्ट लाइकली आउटकम आप उठा लें। मोस्ट लाइकली आउटकम कौन सी है जी? 6। इट हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 6, ठीक है ना। इट हैज 35% प्रोबेबिलिटी, है ना। सो आप 6 उठा लें, ठीक है जी, अंडरस्टूड जी। तो आप 6 भी ले सकते हैं, आप 3.85 भी ले सकते हैं, ओके। सो स्टैंडर्ड के मुताबिक आप 3.85 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं, हाउएवर सब्जेक्ट टू वन थिंग, इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। ये स्टैंडर्ड ने कंस्ट्रेंट लगवाई हुई है जी, अगेन आपके नोट्स में लिखी हुई है। वेरिएबल कंसिडरेशन की कंस्ट्रेंट क्या होती है? वेरिएबल कंसिडरेशन की कंस्ट्रेंट होती है, इट मस्ट बी हाईली प्रोबेबल that amount recorded will not be reversed। अच्छा, ये अब आपको शायद देख के समझ ना आए कि यार ये क्या करवा दिया इसने, ये क्या कह रहा है। फर्ज करें 2 मिनट के लिए, फर्ज करें मैं 3.85 का बोनस अज्यूम कर लेता हूं, मुझे 3.85 का बोनस मिलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट अ बोनस लेस देन दिस अमाउंट? बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट अ बोनस लेस देन 3.85 मिलियन? Absolutely 55%. There is a 30% probability I'll get 0. There is a 25% probability I'll get 3, which means there is a 55% probability I will get what? Less than 3.85. Okay. Then what is the probability I'll get less than 6? Bole? Same. There is a 55% probability I will get less than 6. Because 3 is less than 6, 0 is less than 6. क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है नहीं? आप मुझे बताएं कि इज इट हाईली प्रोबेबल कि ये जो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3.85 या 6, ये कल को इससे एक्चुअल कम नहीं हो सकता? इज इट हाईली प्रोबेबल? नो इट्स नॉट, नो इट इज नॉट। तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? फिर मैं 3.85 के बजाय कितना रिकॉर्ड करूं तो ये मसला मेरा हल हो जाएगा? कौन बताएगा मुझे? 3, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 से कम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओनली 30%। तो इट इज हाईली प्रोबेबल, इट इज हाईली प्रोबेबल। अच्छा, स्टैंडर्ड ने हाईली प्रोबेबल को डिफाइन नहीं किया। मैं मेरे ख्याल से आप ग्रेटर देन 50% के ऊपर चले। स्टैंडर्ड ने नहीं डिफाइन किया हाईली प्रोबेबल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट परसेंटेज नहीं बताया उन्होंने। बतानी चाहिए थी मेरे ख्याल में, ये जरूर बतानी चाहिए थी। यहाँ नहीं बताई, ASC 606 में भी नहीं बताई, US गैप्स में भी नहीं बताई हुई, राइट। मेरे हिसाब से आप 50% से ज्यादा पे चले। इज इट हाईली प्रोबेबल? अगर आप 3 ले लो तो व्हाट इज द चांस कि आपका रेवेन्यू 3 से कम होगा? देयर इज ओनली 30% चांस। क्या ख्याल है? ऐसी है ना। तो देयर इज अ 70% चांस कि ये अमाउंट रिवर्स नहीं होगी, ये अमाउंट इससे कम नहीं आएगी। क्या ख्याल है? बोलें। हाँ या ना? राइट। तो यहां पे अगर आप 3 ले लो तो देयर इज अ 70% चांस कि अमाउंट इससे कम नहीं आएगी। इसी तरह यहां 6 के बजाय हमें क्या ले लेना चाहिए मोस्ट लाइकली मेथड में भी? 3, क्योंकि देयर इज अ 70% चांस कि 3 से कम अमाउंट नहीं आएगी। तो स्टैंडर्ड पहले तो 2 मेथड्स अलाउ करता है, कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लो, बेशक बेशक मोस्ट लाइकली मेथड लो, कोई मसला नहीं है हमें। लेकिन फिर साथ कंस्ट्रेंट भी बता देता है, कहता है इसका ख्याल करना। लिहाजा हम ईयर 1 के एंड पे अकाउंटिंग कैसे करेंगे जी, देख लें।
हम कहेंगे हमें 100 मिलियन मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट का, हमें 3 मिलियन मिलेगा बोनस का, टोटल कितना बनता है 103। इस 103 का 40% रेवेन्यू हम इस साल रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं ओवर टाइम। तो ईयर 1 में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा बताएं? $41.2। इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, और ये कंस्ट्रेंट समझ आई है या नहीं? अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि बोनसेस इंसेंटिव्स भी वेरिएबल कंसिडरेशन होते हैं, वेरिएबल चार्जिंग भी वेरिएबल कंसिडरेशन होती है, और फिर पेनल्टीज भी वेरिएबल कंसिडरेशन ही होती हैं। आइए पेनल्टीज की एक मिसाल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि पेनल्टीज जो हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमारे रेवेन्यू के डिसीजन को। ठीक है जी। सो फर्ज करें आप वही हाउस बना रहे हैं और ईयर 1 का एंड हो गया और हाउस जो है वो 60% कंप्लीट है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। ओके, अब आपने अपने इंजीनियर से पूछा कि यार वो जो पेनल्टी है 10 मिलियन की, वो लगने के क्या चांसेस हैं आपके ख्याल में कि वो पेनल्टी लग जाएगी? तो उन्होंने आपसे कहा कि देर इज़ अ से 20% चांस कि आपको 10 मिलियन की पेनल्टी लगेगी, देर इज़ अ से 35% चांस कि आपको से 6 मिलियन की पेनल्टी लगेगी, देर इज़ अ 25% चांस कि आपको से 2 मिलियन की पेनल्टी लगेगी, एंड देर इज़ अ, पीछे क्या बचता है, बल्कि इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, इसे कर देते हैं 3 कर देते हैं, और पीछे क्या बचता है 55 और 80, 20% चांस, देर इज़ अ 20% चांस, या इसको कर देते हैं इसको 30 कर देते हैं और इसको 15 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देर इज़ अ 30% चांस एंड देर इज़ अ 15% चांस कि आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अब मुझे बताएं, और वही 100 मिलियन रेवेन्यू है इस पेनल्टी के अलावा। ठीक है जी, मुझे बताएं मैं ईयर 1 में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं से करता हूं। मुझे पता है इसको करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से प्रोबेबिलिटी बनती है। बताएं पेनल्टी की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से? और दूसरा मोस्ट लाइकली मेथड है, मोस्ट लाइकली से चलूँ तो 6 मिलियन बनती है, मोस्ट लाइकली से चलें तो 6 मिलियन बनती है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या बनती है जी, बताएं जल्दी से सब? 5, 5.0, चलें जी 5 मिलियन बनती है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू डू। द सेकेंड थिंग, यू ऑल नो कि कंस्ट्रेन एक लगती है। कंस्ट्रेन क्या लगती है? कंस्ट्रेन ये लगती है कि कहीं कल को रेवेन्यू इससे कम तो नहीं हो जाएगा। रेवेन्यू इससे कम होने के, यानी कि यहाँ पे उल्टा हिसाब होगा, ये पिछले सवाल से उल्टा हिसाब होगा, यानी कि 5 मिलियन से पेनल्टी ज़्यादा होने के चांसेस कितने परसेंट है जी? 5 मिलियन से पेनल्टी ज़्यादा होने के चांसेस कितने परसेंट हैं? रेवेन्यू के इससे कम होने के चांस या 5 मिलियन से पेनल्टी ज़्यादा होने के चांस कितने परसेंट हैं? क्लियरली नज़र आ रहा है 55% है। देयर इज़ अ 55% चांस कि पेनल्टी 5 मिलियन से ज़्यादा लग जाएगी। क्या ख्याल है, हाँ या ना? अच्छा, 6 मिलियन से ज़्यादा के चांस कितने परसेंट है? 6 मिलियन से ज़्यादा के चांस 20% है। क्या ख्याल है? 6 मिलियन से ज़्यादा के चांस 20% है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं तो क्या 5 मिलियन यूज़ किया जा सकता है एज एन एस्टिमेट गिवन द कंस्ट्रेंट दैट वी हैव? नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर इज अ 55% चांस ऑफ रेवेन्यू रिवर्सल एंड देयर इज ओनली अ 45% चांस दैट रेवेन्यू विल नॉट बी रिड्यूस्ड। ये हाईली प्रोबेबल होना चाहिए कि रेवेन्यू रिड्यूस नहीं होगा, ये चांस 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर मैं क्या लूं, क्या एस्टिमेट लूं? बोले जी क्या एस्टिमेट लूं फिर 5 मिलियन के बजाय 6 मिलियन, सो दैट मेरा चांस जो है वो 20% पे रह जाए। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है?
और मोस्ट लाइकली मेथड पे भी जाऊँ तो 6 मिलियन ही बनता है। मैं अब क्या होगा, अब ये होगा कि 100 में से 6 माइनस होगा, पीछे बचेगा 94। 94 इंटू 60% कितना होता है जी? 56.4। 56.4। लीजिए जी, फाइनली हमारी आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, और स्टेप 3 को ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टेप 3 में मैंने आपको 3 एरियाज पढ़ा दिए हैं, ऐसे ही है ना। पहला एरिया था कि डिस्काउंट्स क्या होते हैं, रिबेट्स क्या होती हैं। दूसरा एरिया इम्प्लाइड प्राइस कंसेशन क्या होते हैं। तीसरा एरिया वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब मैं आपको चौथी चीज पढ़ाने जा रहा हूं स्टेप 3 में मजीद, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर क्या होती है। इट्स क्वाइट एन ईजी कॉन्सेप्ट, 5-10 मिनट में समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर क्या होती है जी? स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है, सेलर बायर को कुछ सेल करता है, ठीक है, कुछ गुड्स, और अकॉर्डिंगली बायर जो है उसे पे करता है, से 100 रुपीज़ या 100 मिलियन रुपीज़ से पे करता है। जनरली रेवेन्यू 100 मिलियन रुपीज़ पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बट व्हाट इफ सेलर जो है वो बायर को कुछ पे करे, से 100 मिलियन उसने दिया, इसने भी आगे से 5 मिलियन दिया, तो इस 5 मिलियन का ट्रीटमेंट क्या करना है? बेसिकली स्टैंडर्ड ये पूछ रहा है या ये इसको एड्रेस कर रहा है। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? क्या इसकी एंट्री करनी है एक्सपेंस टू बैंक, या इसकी एंट्री करनी है रेवेन्यू टू बैंक? यानी कि इसे कहाँ से लेस करना है? रेवेन्यू में से। तो क्या इसे एक्सपेंस में चार्ज करना है या इसे रेवेन्यू से लेस करना है? स्टैंडर्ड बुनियादी तौर पे इस सवाल को एड्रेस कर रहा है। इज दिस क्लियर इन योर हेड? याद रखें जी, इसकी एंट्री की जाती है एक्सपेंस टू बैंक अगर तो इसके अगेंस्ट सेलर को कुछ स्पेसिफिक मिल रहा हो। सेलर गेट्स सम वैल्यू अगेंस्ट दिस, अगर सेलर को कुछ मिल रहा हो इसके अगेंस्ट, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, बड़ा सादी सी बात है। एक फर्ज करें कोई कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनी, और वो बेचती है किसी लार्ज चेन ऑफ कॉस्मेटिक्स, जैसे डी वॉटसन वगैरह हैं, और भी कॉस्मेटिक्स की चेन होंगी। उनको कोई अपना प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है जी। से प्रोडक्ट उसने बेचा 100 मिलियन का। आगे वो डी वाटसन से कहती है, यार तुमने ना मेरे प्रोडक्ट ना शेल्फ पे बिल्कुल सामने रखने हैं, सबसे आगे रखने हैं, ठीक है, सबसे नुमाया रखने हैं, मेरी जो ब्रांडिंग है वो सबसे नुमाया रखनी है। वो कहता है अच्छा, मुझे 5 मिलियन चाहिए इसके। कहती है ठीक है जी, ले लें 5 मिलियन। अब ये जो 5 मिलियन है ये एक्सपेंस को चार्ज होंगे, ये रेवेन्यू में से लेस नहीं होंगे, ठीक है। वजह वजह ये कि सेलर को उसके अगेंस्ट ब्रांडिंग, मार्केटिंग, विजिबिलिटी मिल रही है, राइट? बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बरक्स फर्ज करें यही कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी डील करती है से एक बहुत बड़े स्टोर के साथ, और वो कहती है जी आप हमारे पास आए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी, आप हमारे कस्टमर रहें और आगे भी आप हमसे माल खरीदते रहें। हम आपको एक 5 मिलियन रुपीस का ये वाउचर, कैश वाउचर इशू कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन प्रोमो है, आप कह लें टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, कुछ भी नाम दे दें उसे, वट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बोनस कहते हैं, 100 किस्म के नाम होते हैं इसके, ठीक है। हम आपको 5 मिलियन दे रहे हैं, बस हमें इसके अगेंस्ट आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो 5 मिलियन है, ये असल में क्या है? ये असल में इज जस्ट अनदर नेम फॉर डिस्काउंट। क्या ख्याल है? बोले, इज जस्ट अनदर नेम फॉर डिस्काउंट। तो इसको कहाँ से लेस किया जाएगा? इसको लेस किया जाएगा रेवेन्यू से, ठीक है। सो इसको लेस किया जाएगा रेवेन्यू से। चलिए, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आज के इस लेक्चर में व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम IFRS 15, हमने स्टेप 1 के हवाले से कुछ मज़ीद 3 बातें पढ़ ली, ऐसे ही है। मज़ीद सीख लिया स्टेप 1 क्या होता है, उसमें क्या इंट्रिकसीज हो सकती हैं। स्टेप 2 के हवाले से 3 मज़ीद बातें पढ़ी, जिसमें बहुत ही कीमती थी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और सेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम में क्या फ़र्क होता है।
और फिर स्टेप 3 के हवाले से हमने 4 बातें पढ़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा कीमती वेरिएबल कंसिडरेशन थी। स्टेप 3 जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह हमने स्टेप 4 और स्टेप 5 के हवाले से भी मजीद बातें पढ़नी है। और सिर्फ वहां तक नहीं, जब में हमारे स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर और बहुत कुछ है, और बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, और बहुत से इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे IFRS 15 में जो हमने करने। ठीक है, सो अभी ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, बहुत मज़ेदार स्टैंडर्ड है। इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय भी करोगे और एट द सेम टाइम लर्न भी करोगे इसमें इंशाल्लाह। ठीक है जी, होमवर्क बड़ा सिंपल सा है आपका इस क्लास का। जो कुछ मैं पढ़ाऊँ आपने बस उसको रिवाइज करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।